मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारा एक आतंकी और सरेंडर करने की अपील ठुकराने पर की कार्रवाई। स्वर्गीय दीपक चंद के परिवार से मिले उपराज्यपाल, हर संभव मदद और जल्द न्याय का दिया आश्वासन। बेगुनाहों के कातिलों के मंसूबे कभी नहीं होंगे कामयाब, डॉक्टर फारूक ने की सभी समुदायों से एकजुट की अपील और स्वर्गीय सुपिंदर कौर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ छिड़े गए अभियान में सुरक्षा बलों को आज एक और सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के त्राल इलाके में हुई मुठभेड़ में एक और आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को दरअसल त्राल के बगड़ इलाके के तिलवानी गांव में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वहां घेराबंदी कर ली गई। अपने आप पर घेरा तंज देखते वहां छिपे आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए उनसे सरेंडर करने की अपील की। इस अपील का भी आतंकियों पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी करारा प्रहार किया, जिसमें एक आतंकी मारा गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में स्वर्गीय दीपक चंद के जम्मू स्थित आवास का दौरा कर उनके परिजनों से सांत्वना जताई और दीपक चंद श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में तैनात थे और 7 अक्टूबर को उस स्कूल की प्रिंसिपल सहित आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उपराज्यपाल ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के साथ न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। परिवार वालों से मुलाकात कर सभी और के साथ तो गई हैं भाई। हाँ, हमारी बात सुनो। तो आपने क्या क्या बोला उनसे? नहीं, हमने खाली जॉब के लिए बोला उनको। अच्छा, जॉब के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे और हमें ऐसे तत्वों का डटकर मुकाबला करना होगा। श्रीनगर में बरजला बख्त स्थित गुरुद्वारा साहिब में आज स्वर्गीय सुपिंदर कौर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ हर धर्म के लोगों को एकजुटता से खड़े होकर इनका मुकाबला करना होगा ताकि देश के इन दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। डॉक्टर फारूक ने यह आरोप भी लगाया है कि आज देश भर में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटने की सियासत का खेल खेला जा रहा है और ये देश तभी बच सकता है जब सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर रहना सीख जाएंगे। करना है, हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। ये एक सिलसिला चल रहा है, सारे हिंदुस्तान में एक तूफान पैदा हो रहा है। मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है और ये जो बांटने की सियासत है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है और तभी हिंदुस्तान आगे चले।
रामनवमी के त्योहार को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहे हैं और जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं रामनवमी का त्योहार कल मनाया जाएगा, जिसके लिए लोगों ने आज बाजारों का रुख कर इस त्योहार पर निभाई जाने वाली परंपराओं के लिए जरूरी सामान की खरीदारी की और रामनवमी पर लोगों द्वारा अपने अपने घरों में बीजी गई मां की पवित्र साग का विसर्जन भी जल स्रोतों में किया जाएगा। पुराने जम्मू शहर के प्रमुख बाजारों में स्थित दुकानों पर आज लोगों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से सामान खरीदा और कल कंजक पूजा जाएगा और इसके बाद पवित्र नवरात्रे संपन्न होंगे। मैं सबसे पहले सबको जय माता की बोलूंगी। मैं यही माता से बोलूंगी कि हम सबके जो इस टाइम कोरोना चल रहा है, ये कोविड जो है, इससे हमें छुटकारा मिले और हम जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए। एकदम हम ना अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ सब इससे ये कोविड है जो ये जल्दी खत्म हो और हम लोग अपने अपने काम पे जल्दी लौट जाए। पूजा अर्चना ये कंजुकों का सामान लिया जाएगा, चुनरी हो गई, उनके कंजुकों का सामान जो अपनी श्रद्धा से कोई दे सकता है। कल रामनवमी है और पहले नवरात्रि होती थी और इस बार नवरात्रि कम है, तो और हम इधर सामान लेने के लिए आए हैं। अभी यहाँ पे आए सामान लेके चुनरी वगैरह लेने के लिए। रामनवमी का जो हम कंजुकों को देते हैं कि कंजुकों को हम कैसी तरह से अच्छे से वो करें। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में लगी सीटी स्कैन मशीन की अभी तक मरम्मत न होने के विरोध में सिविल सोसाइटी अब सड़कों पर उतर आई है। सिविल सोसाइटी ने आज जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये मशीन पिछले करीब 6 महीनों से खराब पड़ी हुई है और लोगों का कहना है कि ना तो जिला इंतजामिया और ना ही स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। वहीं लोगों ने चेतावनी दी है कि सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत अगर जल्द नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिले में था कि किश्तवाड़ के अस्पताल के अंदर आज 6-7 महीने से सीटी स्कैन मशीन जो टोटल डिफेक्ट है। हमने पहले भी जिला इंतजामिया और रियासती इंतजामिया से बार बार गुजारिशात की कि इस सीटी स्कैन मशीन को फौरी तौर पे ठीक किया जाए, ताकि यहाँ का जो गरीब है सफर उठा रहा है, डोडा और जम्मू की तरफ रुख कर रहा है, जिसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। हमने आज ये समझा कि हमें एक एहतजाज सरकार के सामने रखना चाहिए और इंतजामिया के रखने चाहिए। हमने एहतजाज किया और गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि सीटी स्कैन मशीन को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में हम एहतजाज सड़कों पर करेंगे और गवर्नर इंतजामिया को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। पुंछ के मंडी इलाके में आज पेश आए कार हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। यह हादसा मंडी के पलेरा इलाके में तब पेश आया जब वहां से गुजर रही कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से एक खाई में जा गिरी। इसकी सूचना मिलते ही उप जिला अस्पताल से एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया। घायल की पहचान शकील अहमद पुत्र मोहम्मद लतीफ निवासी पलेरा के रूप में की गई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पुंछ जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। 12:30 बजे एसएचओ साहब का फ़ोन आया मुझे कि पलेरा में कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। हमारी एम्बुलेंस तो उसी वक्त हमने भेज दी, चली गई वहाँ पर। तो पता चला कि एक कोई शकील अहमद सन ऑफ मोहम्मद लतीफ़ जो है पलेरा के, वो इंजर्ड हुए हैं। तो अभी उनको फर्स्ट एड देके तो पुंछ रेफर किया। ऐसे तो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी मेजर, लेकिन वो अल्लाह की का करम हुआ कि वो उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई। भाजपा के सीनियर लीडर और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जम्मू कश्मीर इंचार्ज चंद्रमोहन गुप्ता ने खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। गुप्ता का कहना है कि खनन पर लगे प्रतिबंध से इकोसिस्टम को क्षति पहुंची है और खेती योग्य जमीन भी बर्बाद होकर रह गई है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि बाढ़ से सूर्यपुत्री तवी का पानी ओवरफ्लो होने से जम्मू के कई इलाकों में खेती योग्य जमीन पर रेत की परत जम गई है और खनन पर लगी रोक की वजह से ये जमीनें बर्बाद हो रही है। लिहाजा जम्मू कश्मीर प्रशासन को कोर्ट में अपना पक्ष रखकर इस प्रतिबंध को जल्द हटाना चाहिए। ये जो ब्लैंकेट ऑर्डर हुआ है सरकार का तभी में से माइनिंग बैन करने का, इसके कारण इकोसिस्टम जो हमारा है वो डैमेज हुआ है। लोगों की प्रॉपर्टी हर साल डैमेज होती है और क्रॉप्स जो है वो डैमेज हुई है। कहा जाता है कि हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट में उसका कोई लीगल सोल्यूशन निकालना चाहिए था, केस कंटेस्ट करना चाहिए था। मैं खुद वकील हूँ, सरकार की तरफ से खातिर का कोई जवाब वहाँ नहीं दिया गया, ना ही फैक्ट्स वहाँ लाए गए। ये जो एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है
ये सारा A क्लास फर्टाइल एरिया है जहाँ फसल नहीं होती है रेत जाने के कारण, और जो हर साल नुकसान होता है उसका भी कोई वहाँ सरकार ने कंटेस्ट नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि सरकार को वहाँ भी कंटेस्ट करना चाहिए, और ये जो ब्लैंकेट बैन है माइनिंग में तभी के अंदर बंद करना चाहिए। ये पहाड़ी नदियाँ जो आती हैं इसका सिस्टम ही यही है कि हर बार यहाँ रेत आती है, बजरी आती है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके कारण ही नेचुरली दरियाओं का लेवल नीचे चला जाता है। सरकार द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां करोड़ों रुपए इस अभियान पर खर्च कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है, तो वहीं रियासी के ग्रामोड़ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही के चलते गांवों का स्वच्छ वातावरण दूषित हो रहा। तस्वीरों को किस तरह ये जहरीला धुआं स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ये तस्वीरें हैं जिला रियासी के गांव ग्रामोड़ की, जहां कटड़ा बनिहाल रेलवे लाइन का निर्माण कर रही एजेंसी द्वारा लगाए गए इस प्लांट से निकलने वाले धुएं ने गांव वासियों का सांस लेना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्लांट से निकलने वाले धुएं से वो बीमार पड़ रहे हैं। ये जो उन्होंने लगाया प्लान, ये सब बहुत पोल्यूशन है, सभी बच्चे बीमार हैं, हम खुद भी बीमार हो जाएंगे। ये जहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ तो होना चाहिए। इसका हमें नुकसान ही है, आसपास में जो भी घर हैं, बच्चे हैं, इसका धुआं घरों में अंदर बच्चों को बीमार हो जाते हैं। नुकसान सभी को हो रहा है, पूरा रियासी इलाका है ये। ग्रामोड़ कटल ऊपर चले जाओ, ऊपर बढ़िया जगह पड़ती है। यहाँ ग्रामोड़ स्कूल है, स्कूल के पास भी मतलब पोल्यूशन का ज्यादा। दिन रात धुआं उगलने वाला ये प्लांट इस गांव के करीब 100-150 घरों और स्कूल के लिए अब नासूर बन गया है। इस प्लांट से निकलने वाले धुएं ने इस गांव के लोगों की नाक में दम कर दिया है, और इसके बावजूद इस धुएं से घुट रहे ग्रामीणों के दम को राहत देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। यहाँ काफी घर हैं, कम से कम भी 100-150-200 घर होगा। कम है, पर इसका पोल्यूशन की वजह से थोड़ा लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इधर घर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, स्कूल वगैरह हैं, सभी लोग अपने पोल्यूशन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो सभी को होती है। ग्रामीणों के मुताबिक वो नहीं चाहते कि विकास कार्य बंद हो, लेकिन इस प्लांट को गांव से बाहर भी लगाया जा सकता था। निर्माण कंपनी ने गांव में इस प्लांट को लगाकर न केवल लोगों बल्कि पशु पक्षियों का भी धुएं से दम घोंट दिया है। ये काम चलने चाहिए, हमें ये नहीं है कि काम बंद करने हैं, ये काम तो चलने चाहिए, लेकिन ये सिटी से बाहर होना चाहिए। बाहर भी बहुत जगह है, जैसे अपने बारंदरी पे चले जाओ, जहाँ कहीं और भी आगे पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। ये नहीं बोलते हैं कि बंद कर दो इसको, सिर्फ काम चले, लेकिन चले कहीं और जाके। यहाँ तो किसी को, हमें तो छोड़ के पक्षियों को भी इसका नुकसान है। एक तरफ जहां सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का पाठ पढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे ट्रैक का निर्माण करने वाली कंपनी को गांव में ये प्लांट लगाने की एनओसी किस आधार पर जारी कर दी। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में अल्पसंख्यकों की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। महबूबा मुफ्ती के बाद इस आरोप के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत गरमा गई है। महबूबा के इस आरोप को लेकर अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के ये आरोप बेहद गंभीर है और जिनकी जांच बेहद जरूरी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह चिब ने मौजूदा हालात के लिए मौजूदा सरकार के साथ साथ महबूबा मुफ्ती को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं भाजपा का इन आरोपों पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। आज जो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पीडीपी और महबूबा मुफ्ती जी भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। महबूबा मुफ्ती जी जब मुख्यमंत्री थी
तब ना ही उन्हें निर्दोष जनता का खून बहता हुआ दिखाई देता था, ना ही निर्दोष जनता की हत्याएं होती हुई उन्हें नजर आती थी। और पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर जितने जवान शहीद हुए हैं वो ना तो महबूबा मुफ्ती जी को दिखाई देते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कोई बड़ा संज्ञान लेती है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता के साथ, जम्मू की जनता के साथ उन्होंने किए थे। उन बड़े बड़े वादों का निभाना तो दूर, जम्मू कश्मीर प्रदेश की तरक्की तो एक तरफ, रोजगार तो देना दूर, आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज को सुरक्षा भी मुहैया नहीं करवा रही है। कहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि कश्मीरी पंडित भाइयों को, हम माइनॉरिटीज को जम्मू कश्मीर के अंदर बसाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर उनको बसाना तो दूर, आज कश्मीर में जो ऑलरेडी माइनॉरिटीज वहां पे रह रही है उन्हें सुरक्षा भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उन्हें मुहैया नहीं करवा पा रही है। देखिए, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहब ने बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो सरकार पे लगाए हैं, जहां उनका ये कहना है कि सरकार को ये जानकारी थी सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा सकता है कश्मीर में, और उसके बावजूद भी सरकार ने समय पे उपयुक्त कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से निहत्थे नौजवानों को, टीचर्स को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए और इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि किन तथ्यों पे महबूबा मुफ्ती साहिबा ये इल्ज़ाम सरकार पे लगा रही है। आदत बन गई है, हर जो कदम सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस फोर्सेज द्वारा उठाया जाता है कश्मीर में उसको वो क्रिटिसाइज करती हैं। अगर पुलिस ज़रूरी समझ रही है कुछ लोगों से पूछताछ करना, क्योंकि पूरे देश की जो इमेज है वो इंटरनेशनली भी, नेशनली भी इस वक्त उस पर दाग लगे हैं, जिस तरह से टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, तो अगर उसके जांच के लिए कुछ लोगों से सवाल करने ज़रूरी है तो वो किए जाने चाहिए। पर सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम जो लगाने की आदत पीडीपी की है, क्योंकि आज वो अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उसका मुझे लगता है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स का समय अब खत्म हो गया। की आड़ में आपकी पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने किस तरह जम्मू कश्मीर के आवाम का पैसा अपनी जेब में डाला है वो हम भली बात नहीं चाहते। और यही 370 के जाने के बाद आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि अनअकाउंटेबल पैसा आपके खातों में कहां से आया। इसी कारण 370 का नाम लेना आपके लिए काफी जरूरी बनता है। और जिस ट्रेड संबंध की आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से बात कर रहे हैं, तो हम भली भांति जानते हैं कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर FATF की सैंक्शन लगाई हुई है, और ऐसे कंट्री के ऊपर FATF सैंक्शन लगाना क्यों जरूरी है ये आपको भली भांति पता होगा। पाकिस्तान एक ऐसा भूखा नंगा मुल्क है जिसका प्रधानमंत्री इमरान खान खुद लोटा लेकर भीख मांगता अपना देश चलाने के लिए। उससे ट्रेड कर हमें क्या मिलेगा? आपको कुछ मिले तो हमें पता नहीं। कृषि विभाग ने धान की खरीद के लिए 20 मंडियां खोलने का दावा किया है और कृषि विभाग के डायरेक्टर के शर्मा ने बताया कि किसानों को अपनी पैदावार बचाने के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए विभाग ने FCI के सहयोग से जम्मू, सांबा और कठुआ में 20 मंडियां खोली हैं और इन मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है। इसके अलावा किसानों को अपनी धान की फसल को बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा इस बार एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें किसानों का पंजीकरण हो रहा है। वहीं आरएसपुरा के किसानों ने कृषि विभाग के दावों पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों के मुताबिक जमीनी स्तर पर कहीं भी सरकार की मंडियां नजर नहीं आ रही। हमने 20 मंडियां जम्मू, सांबा, कठुआ के प्लेन एरिया में खोली हुई हैं, जहां पर धान की बिक्री होती है। वो हमने FCI की मदद से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से ये मंडियां, हमने 20 मंडियां खोली हुई हैं और 20 की 20 मंडियां जो है वो ऑपरेशनल हो गई हैं। इस साल हमने नया सिस्टम अडॉप्ट किया है, वो है कि किसानों को पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। तो पोर्टल का मतलब है, किसानों की भाषा में हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर पे उनका जो नाम है, फोटोग्राफ है, उनकी ज़मीन की नकल है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पहले हम एडवांस में चढ़ा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितना माल मंडी में लाने वाले हैं, ताकि मंडी में भी कोई रश ना रहे और उनको एक टाइम दे दिया जाए और मंडियों में लाइन ना लगे। हमारी एक एस्टिमेशन है कि लगभग 7,000 से लेकर 10,000 किसान इन मंडियों में आएंगे। सरकार एग्रीकल्चर डायरेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि अही ये है मंडियां लाइया ना
आरसपुरा लाइया, ममके लाइया और इधर कुलियाँ वगैरह लगाई हैं, पर वो डायरेक्टर साहब से आखिर ने भी लाइया ने, पर ग्राउंड 'च कुछ भी नहीं है। ग्राउंड 'ਚ कोई अजे तक कोई मंडी नहीं लगी है। ये इधर कड़ी मंडी लगी हो तो मतलब किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती है, पर मंडी कोई नहीं है इस टाइम। और दूसरा ये कहना सरकार बोल रही है कि जी ये बासमती है ही नहीं कहना इनू खरीद सकते, ये प्राइवेट खरीदेंगे। ये बासमती आरसपुरा की बासमती बहुत मशहूर है, इन्हें मतलब खरीदना चाहिए। प्राइवेट जो खरीदने वाले उन्हें अपना मन मर्जी का रेट लाना है, सरकार को मतलब किसानों नुकसान होना है। इस बार किसान इस चीज़ से बड़े परेशान है, ये सरकार ने खरीदनी चाहिए, प्राइवेट को मतलब नहीं। जम्मू कश्मीर मेडिकल अलायंस फेडरेशन ने डीपीसी न करवाए जाने पर कटरा ऐतराज जो है वो जताया है और फेडरेशन ने कोरोना काल में सेवाएं देने वाले मुलाजिमों को दी जाने वाली राशि का भुगतान अभी तक न होने पर भी प्रशासन के उस ऐलान पर सवाल निशान लगाए हैं। फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई और मुद्दों का भी हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि मुलाजिमों को अभी तक मायूसी ही हाथ लगी है। प्रशासन को चाहिए कि इन मुद्दों को जल्द हल किया जाए ताकि मुलाजिम दोबारा धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर न हो पाए। वो तो ट्रांसफर हो गए, अब नए जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी जो डीपीसी है, जो लोगों का हक है, क्योंकि बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं, उस डीपीसी को जल्द से जल्द किया जाए। दूसरा, 5 महीने पहले एक आर्डर हुआ था, गवर्नमेंट ने निकाला था गवर्नर महोदय के इनिशिएटिव पर कि जो डॉक्टर हैं उनको 10,000 रुपया, जो पैरामेडिकल है उनको 7,000 रुपया और जो एनओ और सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा जो कोविड-19 में काम करते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वो एक पैसा भी जो है रिलीज नहीं हुआ है। तीसरा, हमारे जो साथी कुछ शहीद हुए थे उनमें जो 50 लाख रुपया इंश्योरेंस का मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हमको धरना मुजाहरा करें तभी गवर्नमेंट हमें बुलाएगी और बातचीत करेगी। इससे पहले भी गवर्नमेंट को जो हमारी मांगे हैं उन पर गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द मांगों का हल करना चाहिए। मडगांव के हीरा गांव के लोगों ने उन्हें केंद्र योजनाओं से महरूम रखने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये लोग खासतौर पर उनके राशन कार्ड न बनने और कुछ लोग राशन कार्ड ट्रांसफर न होने से बेहद गुस्से में हैं, जिन्होंने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई न हुई तो वह एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी फूड एंड सप्लाई से ये कंप्लेन है कि हमारा अभी तक कोई राशन कार्ड, कोई किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही। 10-12 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना। हम जितनी बार भी आगे फार्म भरते हैं वापस आ जाते हैं। इतनी बार हमने भरा है, हमने कोई फैसिलिटी नहीं मिली, कोई मकान की फैसिलिटी नहीं मिली, कोई राशन कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिली, कोई किसी फार्म के, फ्लैश के फार्म कुछ भी आते हैं, किसी चीज़ में कोई फैसिलिटी। क्योंकि मेन मुद्दा हमारा राशन कार्ड का। जब भी हम जाते हैं बोलते हैं राशन कार्ड आपके नाम पे नहीं है। हमारे बुजुर्ग, हमारे ससुर जी, उनके नाम पे है, हम अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, बट वो बोलते होते नहीं है, राशन कार्ड बन नहीं रहे। सभी देश के बन रहे, सभी इलाकों में बन रहे, सिर्फ हमारा इलाका है जहाँ पे कोई राशन कार्ड नहीं आया। जब भी फार्म भरते हैं फिर भी रद्द होकर वापस आ जाते हैं। हम उसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज कृपया करके हमारे राशन कार्ड बनाए, क्योंकि जब तक हमारे राशन कार्ड नहीं हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमारे सारे विलेज में जितने भी घर हैं सभी से आप पूछ सकते हो, किसी के घर में कोई राशन कार्ड अभी तक नहीं। 10-10, 12-12, 20-20 साल हो गए लोगों को शादी के, अभी तक किसी का कोई राशन कार्ड नहीं बना है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे राशन कार्ड नहीं बनते हैं। आज तक किसी भी तरह के कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली हुई है और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे राशन कार्ड नहीं बने तो हम एसडीएम के दफ्तर के आगे फिर हम धरना लगाएंगे। कई तरह की स्कीमें हैं, जैसे कि लाडली बेटी का फॉर्म भी हमारी बच्चियों के नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है। कोई बोलते इनकम ज़्यादा है, कुछ है, और वो तो हमारे मतलब कि ससुर जी हैं जो उनके नाम पे राशन कार्ड बना हुआ है। एमजी नरेगा के तहत किए गए कार्यों की मौजूदगी के बाद भी यानी जो मजदूरी उन्होंने की थी उनके ऊपर उधमपुर जिले के चिनैनी क्षेत्र बप पंचायत में लोगों ने सरपंच के नेतृत्व में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि उनको काम किए हुए काफी समय हो गए हैं, लेकिन काम करने वाले इन मजदूरों के खातों में अभी तक पैसा नहीं आया है। उन्होंने सरकार से जल्द इनके खातों में पैसे डालने की अपील की है। मेरा नाम बलवान सिंह, सरपंच पंचायत का बप, तहसील चिनैनी, जिला उधमपुर, ड्यूटी JNK। साड़ी जेह्ड़ी नरेगा दी ये प्रोटेस्ट है, ये अस जेह्ड़ा इन्हें जग्गा होरें शुरू किया, अस इंदे कन्नै और अस चाहते कि जेह्ड़ी साड़ी सरकार है
ये लाइबिलिटी जी है रिलीज करे जल्दी से जल्दी साढ़े बप पंचायत की और चनैनी पूरी चनैनी ब्लाक की जिन्नी भी लाइबिलिटी है ये जी है लोगों की जेडे साढ़े गरीब अवाम जेडे मजदूरदार बेचारे हैं उन्हें की लाइबिलिटी दी जा मजदूरदार का पैसा जेका सरकार की रिक्वेस्ट कर दे जल्दी जल्द उनका खाता जेका पाया जा। लाइबिलिटी जो हमारे गांव के लोगों की है ये जो हमारी मुहिम आज बप पंचायत में पहुंची है बप के हमारे सरपंच साहब हमारे बड़े भाई को आपने सुना श्री बलवंत सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया कि इनकी पंचायत की कितनी है और इनके ब्लॉक की कितनी है। मैं कहना चाहता हूं हम सरकार से यही अपील करते हैं कि नरेगा की 16, 17 और 18 की जो लाइबिलिटी है सरकार उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करे। मैं सरकार से इस कोरोना काल के अंदर मैं कहना चाहता हूं गाँव के लोग हैं हमारे जहाँ पे कितनी लोगों को पैसे के बगैर मुश्किल आ रही है और मैं कहना चाहता हूं लाखों रुपए की एक एक पंचायत की जो लाइबिलिटी है हम सरकार से यही अपील करते हैं जल्दी से जल्दी सरकार इसको रिलीज करे ताकि हमारे जो इन लोगों का पैसा वो इनको मिल सके। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रि की अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन मां अंबे के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग अपने घरों में हवन करते हैं। मान्यता ये है कि माता के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन कई जगह शस्त्र पूजन भी किया जाता है। अष्टमी पर जम्मू के बहु फोर्ट में स्थित मां काली के मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। वहीं माता रानी का दरबार जयकारों से गूंज उठा और दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता रानी से देश में सुख समृद्धि की कामना की। जय माता की। आज अष्टम नवरात्र माँ गौरी के लिए माँ गौरी की पूजा अर्चना करने पर माँ गौरी सब भक्तों का कल्याण करती है। माँ गौरी सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे और माँ भगवती को नारियल इत्यादि भेंट लगाकर माँ भगवती से अपनी मनोकामना जाहिर करें। 8 कन्याओं का पूजन करके ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। माँ भगवती की सेवा अर्चना करें और माँ भगवती आप। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।